आमिर की तबीयत कई दिनों से ठीक नहीं थी। वह देर रात सोया और गहरी नींद में डूबा था। तभी उसकी चाची शायरा ने उस पर ठंडा पानी उड़ेल दिया। आमिर हड़बड़ाकर जागा और सामने देखा तो शायरा चाची गुस्से से उसे घूर रही थीं। इतनी देर हो गई और तुम अब तक सो रहे हो? कुछ होश है? घर के काम भी करने हैं और सवारियां भी ले जानी हैं। जल्दी उठो, भैंसों का दूध निकालो ताकि मैं नाश्ता बना सकूं। शायरा ने हुक्म दिया और चली गईं। आमिर आंखें मलते हुए मुश्किल से उठा। उसका जीवन जैसे सजा बन चुका था। न उसे समय पर खाना मिलता, ना ही चैन की नींद। इस घर में सांस लेना भी मुश्किल हो गया था। शायरा चाची पर उसे बहुत गुस्सा आता, लेकिन वह कुछ कहकर मुसीबत नहीं मोल लेना चाहता था। चाचा फैजान ने सख्ती से कह रखा था कि शायरा की शिकायत आई तो अंजाम बुरा होगा। चाचा के एहसानों और डर के कारण आमिर उनकी हर बात चुपचाप मानता था। भैंसों का दूध निकालकर जब वह रसोई पहुंचा तो शायरा चाची पराठे तल रही थीं। पराठों की खुशबू से आमिर की भूख जाग उठी, लेकिन वह जानता था कि उसे आज भी सूखे पापड़ ही मिलेंगे। शायरा ने उसके सामने 2-4 सूखे पापड़ रख दिए और अपने काम में लग गईं। आमिर ने हिम्मत करके कहा, चाची, आज मुझे भी पराठा दे दीजिए, बहुत भूख लगी है। आधा दिन भूखा रहना मुश्किल है। शायरा तुनक कर बोली, यह तुम्हारे बाप का घर नहीं, ना ही यहां पैसे बेकार आते हैं। महंगाई आसमान छू रही है। पेट भर खाना मिल रहा है, यही बहुत है। ये पराठे मेरे बच्चों के लिए हैं। मेरी बूढ़ी हड्डियों में अब तुम्हारी खिदमत का दम नहीं। जो मिला चुपचाप खाओ। आमिर आंसुओं को पीते हुए सूखे पापड़ खाकर तांगा लेकर काम पर निकल गया। रास्ते भर वह सोचता रहा कि क्या जिंदगी यूं ही कटेगी? क्या शायरा चाची हमेशा उसे अपमानित करती रहेंगी? ऐसे तो वह पागल हो जाएगा। स्टॉप पर पहुंचकर वह सवारियों को तांगे पर बिठाकर गांव ले जाने लगा। उस दिन उसने कई फेरे किए। शाम ढल रही थी और वह वापस जाने की सोच रहा था, लेकिन फिर उसने कुछ अतिरिक्त पैसे कमाने का फैसला किया। गांव में कई तांगे वाले थे जो चिल्लाकर सवारियां बुलाते थे, लेकिन आमिर शांत स्वभाव का था। आत्मविश्वास की कमी के कारण वह बात करने में झिझकता था और कभी कभी उसकी जुबान लड़खड़ा जाती, जिससे वह शर्मिंदा हो जाता। जब वह दोबारा स्टॉप पर पहुंचा तो शाम का अंधेरा छा चुका था। वह वापस जाने वाला था कि तभी उसे 11 लड़कियां आती दिखीं। सभी ने बुर्के पहने थे, चेहरों पर नकाब। आमिर ने नजरें झुका लीं और उनकी ओर पीठ कर ली। अचानक उसे पीछे से एक मधुर आवाज सुनाई दी। पलटकर देखा तो वे लड़कियां उसके पास खड़ी थीं। ज्यादातर लड़कियां चंचल नजरों से उसे देख रही थीं, लेकिन जो बोल रही थी वह गंभीर और शांत थी। उसने नजरें झुकाकर कहा, हमें एक जगह जाना है, क्या आप हमें हमारी मंजिल तक पहुंचा सकते हैं? आमिर ने हाँ में सिर हिलाया और पूछा कि उन्हें कहाँ जाना है। लड़कियों ने उसके गांव से उल्टी दिशा का रास्ता बताया, जहां दूर तक आबादी थी और बीच में जंगल पड़ता था। ये जंगल वह था जिसके बारे में डरावनी अफवाहें थीं, भूत प्रेत, जिन्नात और भयानक घटनाओं की कहानियां। आमिर को नहीं पता था कि इन बातों में कितनी सच्चाई है, मगर जंगल में कदम रखते ही ये कहानियां उसके दिमाग में गूंजने लगीं और वह एक पल के लिए डर से कांप उठा। फिर भी वह इन लड़कियों को अकेला नहीं छोड़ सकता था, क्योंकि गांव में कुछ बदमाश लोग थे जो अकेली लड़कियों को तंग करते थे। जंगल के बीच पहुंचते ही आमिर का घोड़ा अचानक रुक गया। आमिर घबराया और चाबुक मारकर उसे आगे बढ़ाने की कोशिश करने लगा, मगर घोड़ा टस से मस नहीं हुआ। तभी एक लड़की बोली, जानवरों पर जुल्म नहीं करना चाहिए। आमिर चुप रहा, बस इस बात से हैरान था कि घोड़ा क्यों नहीं चल रहा। अंधेरा गहराता जा रहा था और उसे वापस भी जाना था। वह सोच ही रहा था कि क्या करे, तभी वही शांत स्वभाव वाली लड़की बोली, हम यहां से पैदल चले जाएंगे। आमिर ने तुरंत कहा, नहीं, ये ठीक नहीं, मैं आपको आपकी मंजिल तक छोड़ूंगा। यहां कुछ लोग बदमाश हैं जिन्हें आप नहीं जानती। तभी वह लड़की तांगे से उतरी और घोड़े के कान में कुछ फुसफुसाने लगी। आमिर यह देखकर दंग रह गया, मगर कुछ बोला नहीं। अचानक घोड़ा चल पड़ा। बाकी लड़कियां उसका मजाक उड़ाने लगीं कि उसने घोड़े को क्या कहा कि वह चलने लगा। वह लड़की बस खिलखिलाकर हंस दी। जब वे उनके गांव पहुंचे तो लड़कियों ने तांगा रुकवाया और बोलीं, यही हमारा घर है,
हम चले जाएंगे। उन्होंने आमिर को किराया दिया जो उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा था। आमिर ने अतिरिक्त पैसे लौटाने की कोशिश की, मगर वह लड़की बोली, यह तुम्हारा इनाम है। इस वक्त जंगल से गुजरने से लोग डरते हैं, लेकिन तुमने हमारी सुरक्षा का ख्याल रखा और हमें यहां तक पहुंचाया। आमिर अतिरिक्त पैसे लेने को तैयार नहीं था, लेकिन वह लड़की नहीं मानी। उसने कहा, यह कुछ खाने की चीजें हम तुम्हारे लिए छोड़ रहे हैं, और चली गई। आमिर ने पीछे देखा तो तांगे पर फल और खाने का सामान रखा था। वह हैरान था कि वे लड़कियां यह सब क्यों छोड़ गईं। जब उसने दोबारा देखा तो वे सब गायब थीं। आमिर ने तांगा वापस मोड़ा। जंगल से गुजरते हुए उसे डर लग रहा था, मगर उसने खुद को समझाया कि ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं। जंगल में कुछ भी अलौकिक नहीं। जंगल से निकलते ही उसने राहत की सांस ली। भूख से व्याकुल आमिर ने थैला खोला तो उसमें स्वादिष्ट व्यंजन थे। उसने ऐसा लजीज खाना पहले कभी नहीं खाया था। घर में स्वादिष्ट चीजें सिर्फ शायरा चाची और उनके बच्चों के लिए होती थीं। आमिर को हमेशा सादी दाल सब्जी ही मिलती, और फल तो उसने महीनों से नहीं खाए थे। उसने सारा खाना वहीं चट कर लिया। फिर सोचा कि कुछ घर ले जाना चाहिए था, लेकिन फिर उसने सोचा, घर वालों को मेरी परवाह नहीं, तो मैं क्यों उनकी फिक्र करूं। घर वालों के बर्ताव ने उसे भी कठोर कर दिया था। घर पहुंचते ही शायरा चाची बोलीं, आज तुम बहुत देर से आए। आमिर ने कुछ पैसे अलग रखे और बाकी किराया शायरा को दे दिया। शायरा ने कहा, आज तो तुमने अच्छी कमाई की। फिर उन्होंने आमिर को खाना खाने बुलाया। आमिर ने मना किया तो वह बोली, क्या बात है, तुम तो भूखे फकीरों की तरह खाने पर टूट पड़ते हो और आज नखरे दिखा रहे हो। शायरा ने तंज कसा। आमिर ने कोई जवाब नहीं दिया। जब शायरा ने फिर ताना मारा तो उसने कहा कि उसकी तबीयत ठीक नहीं, इसलिए भूख नहीं है। उस रात आमिर गहरी नींद सो गया। शायद पेट भर खाने का असर था। अगली सुबह शायरा ने उसे सूरज निकलते ही जगा दिया। आमिर समझ नहीं पाता था कि शायरा को उसे देखते ही गुस्सा क्यों आता था। वह तो कभी ऐसी बात नहीं करता था जिससे उन्हें नाराजगी हो, नहीं उसने कभी उन्हें परेशान किया। वह अपने कपड़े तक खुद धो लेता था और अक्सर अपना खाना भी खुद गर्म कर लेता था। फिर भी शायरा की शिकायतें कभी खत्म नहीं होती थीं। अब आमिर को वे लड़कियां अक्सर दिखने लगीं। वे हर शाम किताबें लेकर आती जाती दिखतीं, जिससे उसे लगता कि वे शायद कहीं पढ़ने जाती होंगी। उस दिशा में कोई स्कूल कॉलेज तो नहीं था, लेकिन कुछ दूरी पर एक मदरसा था। शायद वे वहां पढ़ने जाती थीं। वे लड़कियां अपने पहनावे और व्यवहार से धार्मिक परिवार की लगती थीं। सबको नजरअंदाज कर वे सिर्फ आमिर के तांगे पर सवार होती थीं। रोजाना आमिर उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचाता और हर बार वे उसके लिए कुछ न कुछ खाने को रख देतीं और किराए से ज्यादा पैसे भी देती थीं। आमिर मन ही मन उनकी उदारता और दयालुता से प्रभावित था, लेकिन उसे यह अच्छा नहीं लगता था कि कोई उसे उसकी मेहनत से ज्यादा पैसे दे। जब वह यह बात उनसे कहता तो वह गंभीर स्वभाव वाली लड़की, जिसका नाम जैनब था, कहती, इंसान को इतना नरम नहीं होना चाहिए कि लोग उसे आसानी से निगल लें। उसकी बात सुनकर आमिर चौंक जाता, लेकिन कुछ कहे बिना वापस चला जाता। हर दिन लौटते वक्त वह गांव के रास्ते पर रुककर वह खाना खाता जो जैनब उसके लिए छोड़ती थी, और मन ही मन उसे दुआएं देता। उनकी वजह से ही वह अच्छा खाना खा पाता था और उसके पास कुछ पैसे भी जमा होने लगे थे। पहले आमिर जो कमाता शायरा सब ले लेती थीं, और जब उसे कुछ चाहिए होता तो उसे मांगना पड़ता, जिस पर वे उसे बहुत कुछ सुना देती थीं। एक दिन जब आमिर उन लड़कियों को छोड़ने गया तो उसका घोड़ा अचानक रुक गया। आमिर ने जंगल में एक अजीब जानवर देखा, बड़ा गहरा काला लंबे बालों वाला। उसे देखकर उसका घोड़ा डर गया। आमिर ने लड़कियों को नीचे उतरने को कहा, क्योंकि उसे डर था कि कहीं वे गिर न जाएं। वह हैरान था कि ऐसा भयानक जानवर उसने पहले कभी नहीं देखा था। अब उसे लड़कियों की चिंता थी, क्योंकि वह जानवर सड़क के बीच में खड़ा था और उसी रास्ते से वह उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचा सकता था। उसके पास कोई ऐसी चीज नहीं थी जिससे वह उस जानवर को भगा सके। तभी जैनब ने जमीन से एक पत्थर उठाया और जानवर की ओर फेंका। अचानक जानवर के शरीर पर आग लग गई और वह चीखता चिल्लाता भाग गया। आमिर दंग रह गया और जैनब से पूछा कि उस पत्थर में ऐसा क्या था जिससे जानवर को आग लग गई। जैनब ने कहा, यह तो साधारण पत्थर था,
मुझे खुद नहीं पता कि उसका शरीर कैसे जल उठा। फिर वे सब तांगे पर सवार हुईं और आमिर उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचाकर लौट आया। रास्ते में वह सोचता रहा कि अगर वह जानवर फिर आ गया और उस पर हमला कर दिया तो वह क्या करेगा। उसने सोचा कि वह भी अपने पास कुछ पत्थर रख लेगा। अगले दिन जब वह जंगल से गुजर रहा था तो उसे वह जानवर फिर दिखा, तेजी से उसकी ओर दौड़ता हुआ। घोड़ा फिर डर गया और जानवर ने अचानक छलांग लगाकर आमिर पर हमला किया, मगर अगले ही पल वह जानवर जमीन पर गिरकर तड़पने लगा। आमिर को खरोंच तक नहीं आई। जानवर के शरीर पर आग लग गई और वह बुरी तरह जलने लगा। आमिर हक्का बक्का यह नजारा देखता रहा, फिर अपने घोड़े को भगाकर वहां से निकल आया। उस दिन उसे खाने का भी होश नहीं रहा। घर पहुंचकर उसने घोड़े को बांधा और परेशान होकर बैठ गया। तभी शायरा की आवाज सुनाई दी, जो उसे खाने के लिए बुला रही थी। रसोई में पहुंचकर जब शायरा ने उससे पूछा, क्या बात है, ये फल तुम कहां से लाए? इतने स्वादिष्ट फल तो मैंने जिंदगी में नहीं देखे, शायरा ने पूछा। आमिर को याद आया कि जैनब ने फिर उसके लिए फल रखे थे, मगर वह इतना डरा हुआ था कि उन्हें खाया नहीं और सीधे घर ले आया। उसने शायरा को बताया कि ये किसी अजनबी ने दिए और उसे नहीं पता कि वे कहां से आए। शायरा बोली, अगर वह दोबारा मिले तो जरूर पूछना कि ये फल कहां से लाया, मुझे बहुत पसंद आए। आमिर ने हाँ में सिर हिलाया। उस दिन पहली बार शायामिर ने हैरानी से पूछा, इस सब में मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं? रा ने उससे नरमी से बात की और वह इस पर हैरान था। अपने कमरे में पहुंचकर उसे अचानक एक पुरानी याद सताने लगी। आज का दिन उसके जीवन का वही काला दिन था जब उसके माता पिता अबार और जरीना उससे बिछड़ गए थे। तब वह सिर्फ 9 साल का था। उस दिन स्कूल में उसकी परीक्षा थी और माता के परिवार में किसी की शादी थी। माता पिता शादी में गए थे और उसे दादी रहीमा के पास छोड़ गए थे। माता बार बार दादी से उसका ख्याल रखने को कह रही थीं और दादी उन्हें भरोसा दिला रही थीं। माता को आमिर की बहुत चिंता थी। वे उसे बार बार गले लगातीं, जैसे उनका मन ही नहीं मान रहा था। उसी शाम खबर आई कि एक हादसे में माता पिता का देहांत हो गया। ये सदमा आमिर के लिए असहनीय था। उसे यकीन ही नहीं हुआ। वह दादी की गोद में सिमटकर रोता और माता पिता के बारे में पूछता तो दादी रो पड़तीं। पहले दादी उसे बहलातीं कि वे लौट आएंगे, मगर जब उसके सवाल बढ़े तो उन्होंने सच बता दिया, अब तुम्हारे माता पिता कभी नहीं आएंगे, वे अल्लाह के पास चले गए। आमिर खूब रोया। यह दुख उसके लिए बहुत बड़ा था। दादी के लिए घर संभालना और आमिर को पालना मुश्किल था, इसलिए वे उसे चाचा फैजान के घर ले आईं। दादी ने अपना घर किराए पर दे दिया, जिसका किराया फैजान लेते थे। आमिर के पिता का कारोबार भी फैजान ने संभाल लिया। जब तक दादी थीं, आमिर को कोई कमी नहीं थी। वे माता पिता से भी ज्यादा प्यार से उसका ख्याल रखती थीं, मगर उनकी जगह कभी नहीं ले सकीं। जब दादी भी चल बसीं तो आमिर को लगा जैसे वह इस दुनिया में अकेला रह गया। तब वह 8वीं कक्षा में था और इस दुख से उबरना उसके लिए बहुत मुश्किल था। समय बीता और आमिर को एहसास हुआ कि जिंदगी और सख्त हो रही थी। उसने मैट्रिक पास किया और आगे पढ़ना चाहता था। छुट्टियों में वह कोई शॉर्ट कोर्स करना चाहता था, मगर शायरा ने उसे घर के कामों में ऐसा उलझाया कि वह पढ़ाई दोबारा शुरू न कर सका। शायरा ने घर के बाहरी काम करने वाले नौकर को निकाल दिया और सारे काम आमिर से करवाने लगी। आमिर मन ही मन रोता और गुस्से से भर जाता। उसके माता पिता ने उसे राजकुमार की तरह पाला था, बहुत प्यार दिया था, मगर शायरा का व्यवहार उसके साथ बहुत बुरा था। फैजान चाचा भी शायरा के मामलों में दखल नहीं देते, उन्हें कभी नहीं टोकते। शायद यही आमिर के साथ बुरे बर्ताव का कारण था, या यह उसके पापों की सजा थी, या शायद उसकी परीक्षा। फैजान के कारोबार में भारी नुकसान हुआ था। उनकी फैक्ट्री में आग लग गई थी, इसलिए उन्होंने आमिर के पिता का कारोबार अपने में मिला लिया, जो अब लगभग खत्म हो चुका था। जब फैजान ने इधर उधर से कर्ज लिया तो लोग कर्ज मांगने लगे। एक दिन फैजान ने आमिर को अपने कमरे में बुलाया और हाथ जोड़कर बोले, मैं बहुत मजबूर और परेशान हूं, मेरे पास पैसे नहीं हैं। अगर तुम मेरी मदद करो तो मैं इस मुसीबत से निकल सकता हूं। मैं वादा करता हूं कि तुम्हारे सारे पैसे लौटा दूंगा, बस यह मुश्किल टल जाए। आमिर ने हैरानी से पूछा,
इस सब में मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं? फैजान बोले, अगर तुम वह घर बेच दो तो मैं कर्ज चुका सकता हूं और अपने कारोबार को भी संभाल सकता हूं। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। आमिर के पास कोई चारा नहीं था, इसीलिए उसने हां में सिर हिलाया। फैजान ने उसे गले लगाया और कहा, आज तुमने मेरे बेटे होने का हक अदा किया। इसके बाद फैजान और शायरा का व्यवहार आमिर के प्रति बहुत बदल गया। वे उससे प्यार से बात करने लगे। आमिर खुशी खुशी उन कागजों पर दस्तखत कर दिया जो घर बेचने के लिए जरूरी थे। वकील ने उसे समझाने की कोशिश की कि वह अभी छोटा है और इस फैसले को सोच समझ कर ले, मगर आमिर ने कहा कि वह यह फैसला सोचकर ही कर रहा है। घर बिक गया और सारे पैसे फैजान के खाते में चले गए। फैजान ने कर्ज तो चुकाया, लेकिन उनका कारोबार फिर भी पहले जैसा नहीं चला। अब मुश्किल से गुजारा होता था। इस बीच शायरा फिर आमिर की रोटियां गिनने लगीं। वह महंगाई का रोना रोती और कहती कि इस दौर में अपने बच्चों का खर्च उठाना ही मुश्किल है। किसी और के बच्चे की जिम्मेदारी कैसे लें? आमिर की संपत्ति और कारोबार भी फैजान ने हड़प लिया था, मगर वह यह जताकर उन्हें बुरा नहीं लगाना चाहता था। वह जानता था कि ऐसा कहना उन्हें नागवार गुजरेगा, इसलिए वह चुपचाप उनके जुल्म सहता रहा। जब शायरा ने कमाई को लेकर उसे ताने देने शुरू किए तो फैजान ने उसे एक तांगा दिला दिया। आमिर को इस बात पर शर्मिंदगी महसूस होती थी। अगर उसे रिक्शा या कोई छोटी गाड़ी मिलती तो बात समझ आती, मगर तांगा चलाते हुए उसे बहुत शर्म आती थी। गांव की टूटी फूटी सड़कों पर गाड़ियां और रिक्शे कम ही दिखते थे। ज्यादातर लोग स्टेशन जाने के लिए तांगे का इस्तेमाल करते थे, इसलिए आमिर उनकी बात मानने को मजबूर था। उसकी पढ़ाई भी छूट गई थी। वह कॉलेज नहीं जा पाता था और दोस्तों से मिलने का वक्त भी नहीं मिलता था। मैट्रिक का रिजल्ट आया तो आमिर ने अच्छे अंकों से पास किया। शायरा के विरोध के बावजूद वह एक दोस्त से पुरानी किताबें लाया और घर पर इंटरमीडिएट की तैयारी करने लगा। दिन भर मेहनत करता और रात को पढ़ता। अगर कभी सुबह देर से उठता तो शायरा गुस्सा करती। इंटरमीडिएट तक उसने पढ़ाई जारी रखी। परीक्षा देने के लिए वह शहर जाता, मगर इसके लिए भी उसे शायरा के ताने सुनने पड़ते। किराया देते वक्त वे उसे खूब सुनाती और कहती कि परीक्षा देने जाएगा तो उस दिन की कमाई का नुकसान कौन भरेगा। आमिर खून के आंसू पीकर रह जाता। वह सोचता कि अगर उसके माता पिता होते तो उसकी जिंदगी कितनी अलग होती। उनकी छत्रछाया में वह सुखी जीवन जीता। फिर वह खुद को तसल्ली देता कि शायद यह उसकी परीक्षा है और इसमें खरा उतरने पर अल्लाह उसे ऐसे इनाम देगा कि वह जिंदगी भर शुक्रगुजार रहे। इंटरमीडिएट भी उसने शानदार अंकों से पास किया, मगर इतने अच्छे अंकों के बावजूद उसे आगे पढ़ने की इजाजत नहीं मिली। फैजान और शायरा के बच्चे पढ़ाई में कमजोर थे, फिर भी वे उन्हें स्कूल भेजते और ट्यूशन भी लगवाते थे। आमिर का घर बैठे पढ़ना भी शायरा को खटकता था। जब आमिर स्टॉप पर पहुंचा तो कई दिनों से वे लड़कियां नहीं दिखीं। शायद मदरसे में छुट्टियां थीं या वे किसी और काम में व्यस्त थीं। आमिर को नहीं पता था। वह अनजाने में ज़ैनब का इंतजार करने लगा। जब ज़ैनब अपनी गंभीर आंखों से उसकी ओर देखती तो आमिर का दिल धड़कने लगता। कभी कभी वह चाहता कि वक्त वहीं रुक जाए और वह उसकी आंखों में डूबा रहे, मगर उसे किसी लड़की की ओर आंख उठाने की हिम्मत नहीं थी। कई दिनों बाद वे लड़कियां फिर दिखीं। उन्होंने पूछा कि क्या वह जानवर दोबारा रास्ते में आया। आमिर ने उस अजीब घटना के बारे में बताया। ज़ैनब चुप हो गई और बोली, इसका मतलब उस जानवर का अंत हो गया। वह अब कभी नहीं आएगा। तुम बेफिक्र होकर हमारे साथ जा सकते हो। और ऐसा ही हुआ। वह जानवर फिर कभी नहीं दिखा। आमिर कई बार उस रास्ते से गुजरा, मगर न तो उसने ऐसा डरावना नजारा देखा, न ही किसी ने अपनी मौजूदगी का एहसास कराया। कुछ दिन बाद ज़ैनब अकेली मिली। उसे देखकर आमिर बेसुध उसे ताकने लगा। वह नजरें झुकाए उसकी ओर आ रही थी। पास आकर उसने आंखें उठाईं और उसकी गंभीर आंखों में जैसे पूरी दुनिया समाई थी। आमिर उसमें खो गया। जब ज़ैनब बोली तो वह होश में आया। वापसी का रास्ता खामोशी में कटा। ज़ैनब कम बोलती थी और बाकी लड़कियों की हंसी मजाक में भी चुप रहती थी। उसे घर छोड़ने के बाद जब आमिर जाने लगा तो ज़ैनब ने उसे रुकने को कहा। उसने बताया, आज हमारे घर में कुरान पाक का खत्म शरीफ है। मैं चाहती हूं कि आप भी शामिल हों। ज़ैनब ने इतने अदब से न्योता दिया कि आमिर मना न कर सका। उसने तांगा एक तरफ रोका और उसके साथ चल पड़ा।
उसे चिंता थी कि कहीं तांगा चोरी न हो जाए, मगर जैनब ने भरोसा दिलाया, बेफिक्र रहें, यहां कोई चोरी नहीं करता, आपका सामान सुरक्षित मिलेगा। उसके लहजे में इतना यकीन था कि आमिर को भरोसा हो गया। वह एक खूबसूरत सफेद हवेली थी। जैनब उसे अंदर ले गई, एक बड़े हॉल में, जहां कई लोग मौजूद थे। सभी सफेद लिबास में थे। दस्तरखान बिछा था और तरह तरह के व्यंजन रखे थे। वहां मौजूद लोगों के चेहरे नूरानी थे और उन्हें देखकर आमिर को अजीब सा सम्मान का एहसास हुआ। खत्म शरीफ शुरू हुआ तो आमिर हैरान रह गया कि सभी उसे इतना आदर दे रहे थे, हर चीज उठाकर उसके सामने रखते। उनके व्यवहार से वह शर्मिंदा हो गया। वह फटे पुराने कपड़ों में था, उसकी हालत भी अच्छी नहीं थी, फिर भी वे उसे ऐसा सम्मान दे रहे थे जैसे वह सबसे अहम शख्स हो। आमिर, जो हमेशा आत्महीनता से ग्रस्त रहा, ये सब देखकर घबरा गया और थोड़ी देर बाद वहां से जाने की इजाजत मांगी। बाहर निकलकर उसने उस हवेली को देखा और सोचा, काश उसके पास भी ऐसा घर होता। अगर उसके पिता जीवित होते तो ऐसा घर खरीदना नामुमकिन नहीं था। उनका घर भी बहुत सुंदर था, मगर अगर वह फैजान की बातों में न आता तो आज वह घर उसके पास होता और वह आराम से रहता। अब तो उसके पास कोई ठिकाना भी नहीं था और वह शायरा के ताने सुनने को मजबूर था। उसे फैजान पर गुस्सा आता कि वे इतने कमजोर थे। उन्होंने उससे मुंह कैसे मोड़ लिया, जैसे उनका कोई रिश्ता ही ना हो। एक दिन जब आमिर घर लौटा तो शायरा किसी बात पर नाराज थीं। उसे देखते ही चिल्लाने लगीं और बुरा भला कहने लगीं। तभी अजीब बात हुई, उनकी आवाज अचानक बंद हो गई। वह बोलने की कोशिश करतीं, मगर बोल न पाईं। यह देखकर आमिर दंग रह गया, जबकि उनके बच्चे अपनी मां का मजाक उड़ाने लगे। अम्मी, अब क्या कर रही हैं? अब भाई की नकल उतार रही हैं? शायरा खुद भी हैरान थी कि उसे क्या हो गया। शर्मिंदगी में वह अपने कमरे में चली गई। अगले दिन जब आमिर उठा तो घर में अजीब सी शांति थी। शायरा अपने कमरे में थी और रसोई में फैजान की छोटी बेटी सोबिया नाश्ता बना रही थी। सोबिया अपने परिवार से बहुत अलग थी। वह अक्सर आमिर की मदद करती, उसके लिए कुछ न कुछ करती और बदले में अपनी मां की डांट सुनती। सोबिया ने मुस्कुराकर आमिर को गर्मागर्म पराठे परोसे। जब आमिर ने सूखे पापड़ मांगे तो वह हैरान रह गई। आमिर ने बताया कि शायरा उसे हमेशा नाश्ते में यही देती है। सोबिया की आंखें भर आईं। वह बोली, मुझे अम्मी अब्बू के बर्ताव पर शर्मिंदगी होती है। भला कोई अपने खून के रिश्ते के साथ ऐसा करता है? उस दिन आमिर ने पहली बार पेट भरकर नाश्ता किया और काम पर निकल गया। कुछ दिनों से उसने महसूस किया कि घर में शांति थी। शायरा कमरे से बाहर नहीं निकलती थीं। उसे पता चला कि उनकी आवाज अचानक गायब हो गई थी। फैजान उन्हें डॉक्टर के पास ले गए, मगर कोई समझ नहीं पाया कि क्या हुआ। आमिर को एक तरह से राहत मिली थी। अब उसे शायरा के ताने नहीं सुनने पड़ते थे। उनकी बुराइयों से आजादी मिलने पर वह जितना ईश्वर का शुक्रिया अदा करता, कम था। कई दिन बीत गए। आमिर रोज स्टॉप पर जाता और शाम तक जैनब अब उसकी सहेलियों का इंतजार करता, मगर वे नहीं दिखीं। एक दिन जैनब का ख्याल बार बार आया। वह जो सबसे शांत और गंभीर थी, जो चुपके से उसके लिए खाना रख देती थी। उसे जैनब की बहुत याद आई। उसने सोचा कि मदरसे का चक्कर लगाकर देखे, शायद वे वहां हों या उन्होंने दूसरी सवारी ले ली हो। वह जैनब को एक बार देखना चाहता था। जब तक वह उसे न देख ले, उसका मन शांत न होता। मदरसे पहुंचा तो ताला लटका था। अब उसे समझ आया कि वे क्यों नहीं आ रही थीं। मदरसे में छुट्टियां थीं। पास की दुकान पर उसने दुकानदार से पूछा कि मदरसा कब से बंद है और कब खुलेगा। दुकानदार का जवाब सुनकर वह सन्न रह गया। उसने कहा, यह मदरसा सालों से बंद है और अगले कई सालों तक खुलने की उम्मीद नहीं। आसपास कोई आबादी नहीं, लोग यहां आते जाते नहीं। आमिर ने पूछा कि क्या कोई स्कूल कॉलेज है, तो दुकानदार ने इनकार किया। हैरान और परेशान आमिर तांगा लेकर लौट आया। उसे समझ नहीं आया, कोई स्कूल कॉलेज नहीं, मदरसा बंद, तो वे लड़कियां कहां पढ़ने जाती थीं? आसपास कोई घर भी नहीं था। जितना सोचता उतना उलझता। कई दिन बीत गए और वे लड़कियां फिर कभी नहीं दिखीं। एक दिन दिल की बेचैनी में आमिर उस जगह पहुंचा जहां जैनब उसे ले गई थी। वहां पहुंचकर वह दंग रह गया। वह जगह उजाड़ थी।
जिस सफेद हवेली में वह गया था उसका नामो निशान नहीं था। वहां कोई घर नहीं, सिर्फ टूटे फूटे खंडहर थे जहां कोई नहीं रहता था। आसपास कोई जीवित प्राणी भी नहीं दिखा। आमिर हक्का बक्का था, मदरसा बंद, कोई आबादी नहीं, फिर भी वह उन लड़कियों को यहीं छोड़ता था। उसे साफ याद था कि जैनब उसे यहीं लाई थी और अब हवेली गायब थी। वह जंगल में था, तभी पीछे से एक लड़की की आवाज सुनाई दी। तांगा रोककर उसने देखा, जैनब खड़ी थी, वही जिसकी तलाश में वह आया था। आमिर तुरंत उतरा और पूछने लगा, आप कई दिनों से नहीं दिखीं, मैं परेशान हो गया था। मैं आपके मदरसे गया, मगर आप वहां भी नहीं थीं। वह मदरसा तो सालों से बंद है और यहां कोई आबादी नहीं। मैं हैरान हूं, आप लोग कहां रहते हैं? जैनब का घर अचानक कैसे गायब हुआ? जैनब बोली, कुछ बातें रहस्य में ही अच्छी लगती हैं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें इंसान चाहकर भी बयान नहीं कर सकता। उनकी खोज में लगने से वह परेशान हो जाता है। फिर उसने सलाह दी, तुम अपनी जिंदगी यूं बर्बाद मत करो, अपने लिए कुछ सोचो। अपनी जायदाद चाचा से वापस लो और नई शुरुआत करो। कब तक चाचा चाची की गुलामी करोगे? ये सुनकर आमिर सन्न रह गया। जैनब को उसके घर की बातें कैसे पता थीं? आमिर ने जैनब से पूछा कि उसे उसके घर की बातें कैसे पता, जबकि वह उसे जानती भी नहीं थी। जैनब बोली, मैंने तुम्हें कहा था, कुछ बातें रहस्य में ही अच्छी लगती हैं। अगर उनकी हकीकत खुल जाए तो उनका आकर्षण खत्म हो जाता है। हर चीज की तह तक जाना ठीक नहीं। मेरी सलाह पर अमल करो। फिर उसने आमिर के हाथ में एक भूरा लिफाफा रखा और कहा, इसे घर जाकर अकेले में खोलना। आमिर हैरान था कि इसमें क्या होगा। घर पहुंचकर उसने लिफाफा खोला तो उसमें ढेर सारे पैसे थे। इतने पैसे देखकर उसकी आंखें नम हो गईं। वह सोचने लगा कि जैनब कितनी नेक थी जिसने उसकी इतनी मदद की, जबकि उसके अपने रिश्तेदारों ने उसे ठुकराया। आमिर ने पैसे संभाल कर रखे और रात का इंतजार किया। जब फैजान आए तो उसने अपनी संपत्ति मांगी। फैजान गुस्से से आगा बूला हो गए और अपने एहसान जताने लगे। आमिर ने शायरा की ओर देखा, वह चुप थी, उसकी आवाज गायब थी। आमिर समझ गया कि फैजान उसकी संपत्ति कभी नहीं लौट आएंगे। अगले दिन उसने बैग उठाया, कुछ कपड़े पैक किए और सारे पैसे लेकर शहर चला गया। वहां उसने एक प्रॉपर्टी डीलर से छोटा सा प्लॉट खरीदा और बाकी पैसों से छोटा व्यापार शुरू किया। धीरे धीरे उसका कारोबार बढ़ा। उसने कुछ युवकों को काम पर रखा और तरक्की करता गया। अब उसके पास सब कुछ था। उसने कार भी खरीद ली। एक दिन वह जैनब का शुक्रिया अदा करने उस जंगल पहुंचा जहां उसका घर था, मगर वहां नई आबादी बस रही थी और जंगल के पेड़ कट रहे थे। जैनब का कोई निशान नहीं था। आमिर सोचने लगा कि जैनब आखिर थी कौन, इंसान या कोई और, जिसने उसकी इतनी मदद की। यादों ने उसे यकीन दिलाया कि जैनब इंसान नहीं, किसी और लोक से थी। जब वह फैजान के घर गया तो उनकी हालत खराब थी। फैजान ने हाथ जोड़कर कहा, तुम्हारे जाने के बाद एक दिन भी सुकून नहीं मिला। मेरा कारोबार ठप है। अब मैं तांगा चलाकर परिवार पाल रहा हूं। शायरा भी रोते हुए हाथ जोड़ने लगीं, मगर उनकी आवाज नहीं निकली। उनकी हालत देखकर आमिर को दया आई। उसने कहा, मैंने आपको माफ किया। आपने जो किया उसकी सजा आपको मिल गई। इतना कहते ही शायरा की आवाज लौट आई। वह रोते हुए समझ गई कि जो हुआ वह आमिर के साथ बुरे बर्ताव की सजा थी। आमिर उनकी मदद करता, मगर उन्हें अपनी जिंदगी में दोबारा शामिल नहीं किया। बीता वक्त कड़वा था और उससे मिली सीख अनमोल। आमिर ने शहर में एक अच्छे परिवार की लड़की से शादी की। उसका जीवन अब परिपूर्ण था। वह गांव आता जाता और चुपके से फैजान को पैसे दे देता, मगर उन्हें घर लाने की कोशिश कभी नहीं की। उसकी नजरें जैनब और उसकी सहेलियों को तलाशती रहीं, मगर वे कभी नहीं मिलीं। उसे यकीन हो गया कि जैनब और वे लड़डचकियां किसी और लोक से थीं जो उसकी मदद कर चली गईं। जंगल से गुजरते वक्त वह जैनब को याद करता और दिल से शुक्रिया अदा करता। उस फरिश्ते ने न सिर्फ आर्थिक मदद की, बल्कि उसे नई जिंदगी का हौसला भी दिया। आज अपने बर्थडे घर में सफलता का आनंद लेते हुए आमिर को जैनब की बात याद आती है। इंसान को इतना नरम नहीं होना चाहिए कि लोग उसे निगल लें। तो इस सीख ने उसकी जिंदगी बदल दी। अपनी पत्नी और बच्चों के साथ खुशहाल जिंदगी जीते हुए
वह सोचता है कि शायद हर किसी के जीवन में कोई ज़ैनब आती है, कोई व्यक्ति या घटना जो सही रास्ता दिखाती है। जरूरत है उसे सुनने और अमल करने की। वह जानता है कि उसकी ज़ैनब कोई साधारण लड़की नहीं थी। वह किसी और दुनिया से थी, जहां अच्छाई का राज था। सोबिया, जो अब जवान हो चुकी थी, अपने भाई आमिर से उन दिनों की बातें करती। वह बताती कि उसके माता पिता ने सबक सीख लिया और उनका बर्ताव बदल गया। आमिर बस मुस्कुराता और कहता, हर अंधेरी रात के बाद सवेरा आता है। जरूरत है धैर्य और अच्छे लोगों की सलाह मानने की। उसकी जिंदगी सिखाती है कि अच्छे लोग कहीं भी मिल सकते हैं। जीवन कई मुद्दत देता है, कई इम्तिहान लेता है, मगर अगर हम हिम्मत और अच्छाई बनाए रखें तो सफलता जरूर मिलती है। आमिर की कहानी बताती है कि मदद कभी अनोखे रूप में आती है, हमें बस उसे पहचानना होता है।